गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे और सुबह 4 बजे उठने के बाद मैंने थोड़ा ब्रश कर लिया है और इसके बाद अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ। और गर्म पानी पीने के बाद ना नींद बिल्कुल अच्छे से खुल जाती है, तो अच्छे से पढ़ाई होती है। तो अभी मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली अभी कितना टाइम हो रहा है। तो अभी ना सुबह के 4:13 हो रहे थे और अभी मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ। फर्स्ट स्टडी स्लॉट में पढ़ूंगी बायोलॉजी क्लास 9 से। क्लास 9 से मैंने बायोलॉजी पढ़ा था, तो उसका एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया था और आज है सेकेंड चैप्टर। और सेकेंड चैप्टर ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और जो सेकेंड चैप्टर था इसका नाम था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। और सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में दिया हुआ है कि फ़र्स्ट सेल किसने इन्वेंट किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसके अलावा न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड्स, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, बहुत सारे टर्म्स आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और जैसे मान लीजिए कि कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना है, उसका काम क्या है। फिर उसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। ये चैप्टर ना बहुत बढ़िया था। इसको पढ़ने के बाद तो मुझे लग रहा था कि बहुत कुछ सीखा मैंने। अगर आप भी बिहार टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी सब्जेक्ट 6 to 8 में मैथ्स एंड साइंस है, तो मैं तो आपको कहूँगी कि आप 9-10 का साइंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। और आपको तो पता ही होगा कि कल से यूट्यूब पर ये न्यूज़ चल रही है कि डेट अनाउंस हो गया है बीपीएससी 8th फेज़ के एग्ज़ामिनेशंस का। सुनने में आ रहा है कि 19 अक्टूबर से फॉर्म फिल किए जाएंगे और शायद एग्ज़ाम जो है वो 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक होगा। तो ये बहुत जल्दी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम हमें मिलेगा पढ़ने के लिए। इसलिए जितना भी अभी टाइम मिल रहा है ना, उसको हमें यूज़ करना चाहिए अच्छे से। अदरवाइज़ फिर ये मौका अगर चला गया ना, तो फिर पता नहीं कब टीचिंग वैकेंसी आएगी। यहाँ पर मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया रीड करके, और यहाँ पर ना मैं पीछे पलट के ऐसे देख रही थी कि कितने पॉइंट्स मुझे नहीं आते हैं। तो पूरा चैप्टर ही मैंने रंगा हुआ था क्योंकि बहुत कुछ नया था पढ़ने के लिए। तो अभी तो इसे लर्न करने में मुझे 2 दिन आराम से लग जाएंगे। तो फाइनली अब सुबह के 6:15 हो गए हैं और अब मेरा टाइम हो गया है किचन में जाने का। तो आ गई हूँ किचन में घर का काम करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बर्तन पड़े थे, उनको क्लीन करूँगी और उसके बाद किचन थोड़ा क्लीन करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। और देखिए, अगर अभी मैं एक नॉर्मल एस्पिरेंट होती ना, तो मैं आराम से पढ़ रही होती, मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि किचन में जाओ खाना बनाओ। और मुझे ऐसे डिस्टर्बेंस हो जाता ना, तो अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे लगता है कि क्या ही 2 घंटा पढ़ो, उसके बाद उठो, उठने के बाद इतना सारा काम करो, बीच में बहुत लंबा गैप हो जाता है। अगर बहुत सारी हाउसवाइफ जो पढ़ाई करती हैं साथ में, उनको पता होगा कि जब हम सुबह उठ के पढ़ते हैं और उसके बाद जब किचन में जाते हैं, तो बीच में 5 से 6 घंटे का गैप हो जाता है एकदम, क्योंकि वो सारा टाइम जो है वो निकल जाता है। और 5 घंटे के बाद फिर मन नहीं करता है पढ़ने का दोबारा, दोबारा से बैठने का मन नहीं करता है। और यही सब चीज़ें ना हमें बहुत ज़्यादा परेशान भी करती हैं कभी कभी, क्योंकि ये ना बहुत ऑब्वियस है। अगर आप बीच में 3-4 घंटे का या 5 घंटे का गैप ले लेते हैं, तो उसके बाद माइंड को डाइवर्जन मिल जाता है। फिर आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा पढ़ाई पे, फिर वो आपको कहेगा भी नहीं कि चलो पढ़ते हैं बैठ के, उसको लगेगा चलो अब रेस्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हर हाउसवाइफ को मुझे लगता है कि फेस करनी पड़ती होंगी। और फिर इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुझे निराशा होती है। मुझे लगता है कि नहीं, अभी मुझे पढ़ना चाहिए, बट मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। मन को तो सब पता है ना कि क्या सही है क्या गलत है। और इसीलिए बहुत सारी हाउसवाइफ जो है ना अपने सपने को छोड़ देती हैं, सिर्फ इस रीज़न से कि उनको घर का काम बहुत सारा करना पड़ता है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, अपने सपने को इतने छोटे से रीज़न के लिए आपको नहीं छोड़ना चाहिए। कोई बड़ा रीज़न होता है ना, कि जैसे हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर हमारी लाइफ में बहुत बड़ी डिज़ास्टर आ गई, हम बैंकरप्ट हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उस वजह से तो अपने ड्रीम्स को छोड़ना पड़ सकता है। बट मैं ये नहीं मानती कि घर का काम एक वजह बन सकता है कि हम अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर दें, क्योंकि घर के काम कभी भी आपके ड्रीम्स से बड़े नहीं हो सकते हैं। तो आप इतना बड़ा कॉस्ट पे मत कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि आगे जब लाइफ में जाइएगा ना, तो बहुत रिग्रेट फील कीजिएगा। ये सोचिएगा कि काश उस टाइम घर का काम किसी तरह मैनेज किया होता, पढ़ाई कर ली होती, तो आज मैं अपने सपनों की ज़िंदगी जी रही होती। और ये कहना बहुत ज़्यादा ईजी होता है बहुत सारे लोगों के लिए कि हम तो हाउसवाइफ बन के बहुत खुश हैं, बट अंदर कोई जब झांक के देखता है ना, तब समझ में आता है कि कितनी निराशा होती है इंसान के अंदर। उसको लगता है कि मैं ये कर सकती थी, मैं इसके लिए कैपेबल थी, बट मैं ये अचीव नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ थी।
हमारे समाज में ऐसे भी लड़कियों की जो दशा है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि लड़कियां एम्बिशियस नहीं है, वो कुछ करना नहीं चाहती, वो पैशनेट नहीं है, वो पढ़ने में तेज़ नहीं है। नहीं, वो इसलिए नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि लड़कियों को जानबूझकर दबाया जाता है, उनको कहा जाता है, उनके लिए एक कंपल्शन सेट कर दिया जाता है कि तुम लड़की हो तो तुमको ये काम करना है, तुम लड़की हो तो तुमको घर से बाहर नहीं निकलना है। मतलब हमारे लिए जो रूल्स हैं ना वो पहले से हैं, पहले से बने हुए हैं। लड़कों के लिए कुछ डिसाइडेड नहीं होता शुरू से कि तुम लड़का हो तो तुमको घर का काम करना ज़रूरी है हर दिन, नहीं। बट लड़कियों के लिए शुरू से, मतलब वो बचपन से हम सुनते आते हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा छोड़िए, सुनते आते हैं वो तो दूर की बात है, हम देखते आते हैं कि दादी मम्मी यही लोग काम करते हैं। कभी पापा को हम नहीं देखते कि किचन में काम कर रहे हैं। तो सोचिए कि कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ ऑलरेडी हो रहा है। मुझे भी ये पता है कि हाउसवाइफ होना कोई इजी टास्क नहीं है, दुनिया का सबसे टफ टास्क होता है हाउसवाइफ होना, क्योंकि पूरे घर को संभालना, फिर बच्चों को पालना पोसना बड़ा करना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टास्क है, मुझे पता है। लेकिन हाँ, क्या हम कभी ये सोच सकते हैं कि बस यही काम हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य हो सकता है? मतलब चलिए अभी मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो उसका पता है मुझे कि मुझे जॉब तक पढ़ना है, जब तक मेरी जॉब नहीं लगेगी तब तक मुझे ये रूटीन रखना है, तब तक मुझे हर दिन 6-8 घंटे की पढ़ाई करनी है। और जॉब हो जाएगी तो ये रूटीन फिर मेरा चेंज हो जाएगा, फिर कुछ और आएगा लाइफ में। लेकिन अगर हम हाउसवाइफ है तो बताइए हमें क्या मिलता है? कुछ लिमिट है क्या? मान लीजिए घर के काम भी करने हैं तो कब तक करना है, कितने दिन तक करना है, उसमें कुछ वेरिएशन आ रहा है क्या? नहीं, सेम रूटीन। मतलब सुबह उठो, उठने के बाद घर के काम करो, फिर साफ़ सफाई करो। बताइए ये एक सेम रूटीन से पूरी ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा टफ़ तो ये है, जब मैं अपने आप को सोचती हूँ ना कि मैं पूरी ज़िंदगी अगर ऐसे ही रहूँगी तो लाइफ कितनी नीरस हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको लाइफ में जॉय चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया करना होगा। और कुछ नया क्रिएट करने के लिए हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना होगा। और हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तब होंगे जब हम फाइनेंशियली फ्री होंगे। और फाइनेंशियली फ्री होंगे कैसे? जॉब करके। जॉब कैसे लगेगी? पढ़ाई करके। तो अगर ये चीज़ आपके अंदर क्लियर हो जाएगी ना तो फिर आपको डीमोटिवेशन कभी भी नहीं आएगा। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि चलिए घर के काम हमें जॉब के बाद भी करने हैं, पर क्या सिर्फ जॉब के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ घर के ही काम करने हैं क्या? नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं तब हमारे पास। हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जो हमारे डिज़ायर्स हैं कम से कम हम उसको तो पूरा कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप बस ये चीज़ ढूंढिए कि आप फाइनेंशियली कैसे फ्री हो सकते हैं। बहुत टाइम हम ऐसे भी हो सकते हैं कि हम कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लें, और अगर आप उसके लिए कैपेबल हैं तो आप कर भी सकते हैं, और ये ज़रूरी भी है हमारे लिए। आपको पता है अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 की आई है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है वो 135 है आउट ऑफ 146 कंट्री। मतलब सोचिए हम श्रीलंका और नेपाल इन सब देशों से भी पीछे हैं। सोचिए क्या हालत है इंडिया की, समझ नहीं आता मुझे। मतलब एक तरफ तो बात की जाती है कि बहुत सारा विकास हो रहा, फिर जेंडर गैप इंडेक्स में हम पीछे कैसे होते जाते हैं हमेशा। और ये सब रिपोर्ट देख कर मुझे लगता है कि इंडिया में वैसे फेवरेबल कंडीशन है नहीं कि कोई आपको सपोर्ट करेगा कि तुम हाउसवाइफ हो, तुम्हारी शादी हो गई, चलो मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, तुम पढ़ो। नहीं, कोई आपको नहीं करने वाला है। आप अपने आप को सपोर्ट कीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, फिर तभी दूसरा कोई आपके लिए स्टैंड लेगा। देखिए, मुझे ना कल एक कमेंट आया था जिसमें मेरे एक सब्सक्राइबर लिखती हैं कि दी मुझे सुसाइड करने का मन करता है, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप अपने हस्बैंड के साथ चले जाइए। तो फिर वो रिप्लाई करती हैं, वो लिखती हैं कि उनके माँ बाप की देखभाल कौन करेगा, उनके घर की नौकर कौन बनेगा। तो मैं ये समझती हूँ कि जब आपको ये पता ही है कि आपको नौकर वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है तो फिर आप कोई स्टैंड क्यों नहीं लेती, क्यों डर जाती है कि ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा। बस यहीं तक, एक इंसान तक ही हमारी ज़िंदगी लिमिटेड है क्या? आप स्टैंड लेकर तो देखिए, वो इंसान एक्चुअली में इतना पावरफुल है भी नहीं जितना आप सोच रही हैं। किसी और के डर से आप वहाँ रह रही हैं, दूसरों का काम कर रही हैं और खुश नहीं हैं। तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा बताइए? इससे अच्छा है कि आप स्टैंड लीजिए, स्टैंड लेकर देखिए तो सही कि वो आपको उतना दबा पाते भी हैं या नहीं जितना आप सोच रही हैं। तो बहुत बार हमारे अंदर मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हम अपने लिए स्टैंड लेंगे तो सामने वाला तो मेरे साथ ये कर देगा, वो कर देगा, मतलब मुझे छोड़ के चला जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, फैमिली टूट जाएगी। बट बहुत बार ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है 90% केसेस में ऐसा नहीं होता है।
सिंपल सी बात है, सीधे पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है, टेढ़े मेढ़े पेड़ को ना बाद में काटा जाता है। और आपको टेढ़े मेढ़े इतना भी नहीं बन जाना है जैसे दूसरों का बुरा हो जाए, इतना टेढ़े बनिए कि आपका भला हो जाए, बस। उससे ज़्यादा आपको टेढ़ा नहीं बनना है। और इतना टेढ़ा बनने का हक ना हर लड़की को है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि ये जो मतलब सोशल प्रेशर या फैमिली प्रेशर की वजह से घुट घुट के जी रही हैं और सुसाइड करने का मन करने लग जा रहा है, उससे अच्छा है कि अपने घुटन को तोड़िए और अपनी बात सामने वाले के सामने रखिए। हे फ्रेंड्स, सुबह के 10:30 बज गए हैं और अब मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट शुरू कर रही हूँ। सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ूंगी ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी मैं अपने नोट से पढ़ूंगी। और पहले तो मैंने सोचा था कि मैं जीएस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी, बट कल ना मैंने मतलब प्रीवियस ईयर पेपर जो अभी 9-10 का एग्ज़ाम हुआ था बिहार टीचिंग एग्ज़ाम में, उसका मैंने पेपर देखा मैथ्स का। तो उसमें मैंने देखा कि 80 मार्क्स के क्वेश्चन तो मैथ्स से पूछे गए थे, उनको मैंने सॉल्व भी कर लिया है पूरा। और जो 40 मार्क्स का जीएस का सेक्शन था उसमें 8 से 10 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए थे और लगभग 30 क्वेश्चन जीएस से ही टोटल पूछ दिए गए थे। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि जीएस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, खास करके तब जब मैंने रिसेंटली अभी इन सब चीज़ों को लर्न किया है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी तो मैं इन्हें पूरा भूली नहीं हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि इन्हें अच्छे से एक बार मतलब लर्न कर लूँ फिर से दोबारा, ताकि जीएस पर जो मेरा कमांड है वो बना रहे। क्योंकि 30 में 30 क्वेश्चन सही किसी का नहीं हो सकता है, बट हाँ हम ये भी नहीं सोच सकते हैं कि हम जीएस को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो जितना कंप्लीट होगा उतना ही करूँगी। जीएस के लिए यही स्ट्रैटेजी मेरी रहेगी, क्योंकि जीएस को लेकर ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। जितना आप पढ़ पा रहे हैं आप उतना पढ़िए, मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कीजिए। तो अभी मैं पढ़ूंगी ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी जो मैंने ऑफिसर्स अकेडमी के बैच से नोट्स बनाया था वहीं से पढ़ रही हूँ। और साथ में मेरे पास ये एक बुक है, तो ये मैप वाला बुक है। तो देखिए इसमें बहुत सारा मैप ऐसे बना हुआ है, तो जो टॉपिक मैं पढ़ूंगी ना उसका मैं मैप यहाँ से देख लूँगी। मैंने कॉपी में भी मैप बनाया है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ साफ दिखाई देता है, कॉपी में उतने अच्छे से मैंने ड्रॉ नहीं किया है। तो इससे क्या होगा कि ज्योग्राफी में मैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पढ़ने के साथ साथ मैप भी देखूंगी, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में एकदम अच्छे से स्टेबल होती चली जाएंगी। तो चलिए अब मैं अपने सेकेंड स्टडी स्लॉट की शुरुआत करती हूँ। इस बार मैं ज्योग्राफी को अच्छे से मैप से ही पढ़ूंगी, ताकि चीज़ें दिमाग में अच्छे से रिटेन रहे। क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम भी मैंने मैप से पढ़ा तो था, बट मैंने हर टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया था। इस बार मैं टॉपिक वाइज मतलब मैप के साथ पढ़ूंगी, और ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें मतलब मैप हर चीज़ का दिया हुआ है, तो इससे मुझे थोड़ा फ़ायदा मिल रहा है। तो आज तो मैंने एकदम फर्स्ट से शुरू किया है कि इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, एरिया कितना है, और नॉर्थ टू साउथ कितनी होती है लंबाई, ईस्ट टू वेस्ट कितनी लंबाई होती है, यही सब सिंपल सिंपल चीज़ें। तो ये इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। वैसे अगर मैं 1 to 5th एग्ज़ाम की बात करूँ तो उसमें तो एक भी क्वेश्चन इससे आया नहीं था, बट अब क्या ही कर सकते हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा किसको पता है। हम तो बस तैयार कर सकते हैं जीके को, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी कि मैं एक चीज़ और करूँगी कि मैं जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ना जो इस साल में हुए हैं, जैसे कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ होगा या कुछ भी, उन सब का इसमें मैं प्रीवियस ईयर भी पढ़ने की कोशिश करूँगी। बट अभी तो उतना टाइम देखिए मिल पाएगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी कि उन सब क्वेश्चंस को भी एक बार गो थ्रू कर लूँ। फाइनली मेरा सेकेंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है, और आज नवादा में बहुत बारिश हो रही थी, तो थोड़ा सा सोचा कि चलो यार बारिश का भी मज़ा ले लेते हैं। अब भीग तो सकते नहीं हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, अगर सर्दी नहीं होती ना तो मैं पक्का भीगती। मतलब इतनी तेज़ बारिश मतलब 1.5 साल में मैं पहली बार देख रही हूँ। इससे पहले तो अभी तक इतनी तेज़ बारिश हुई नहीं थी यहाँ पे। थोड़े दिन मैंने ऐसे ही रेस्ट किया। मतलब रेस्ट क्या करती हूँ उसमें मैं मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स से फ़ोन पे बात कर लेती हूँ, थोड़ा सा आपके कमेंट के रिप्लाई कर देती हूँ और यही सब। और उसके बाद फिर मैं पढ़ने आ गई हूँ, और यहाँ पर ना मैं RS अग्रवाल की बुक को मैंने ना डाउनलोड कर लिया है, तो आप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें 6 to 10 तक की मैथ्स बुक है। तो अभी सोच रही हूँ कि सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व करूँ, क्योंकि 9-10 में मैथ्स का जो पोर्शन था ना वो 9-10 से ही था, बट वो साइड बुक्स जैसे कि RS अग्रवाल, RD शर्मा, इन सब बुक्स से दिया हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो आज फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करती हूँ। मतलब जो सबसे टफ चैप्टर होगा वहाँ से मैं शुरू करूँगी, क्योंकि पॉलिनोमियल्स वगैरह ये सब बनाने का कोई फ़ायदा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब चैप्टर्स ना बहुत ईजी मुझे लगते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं AP सॉल्व करूँगी, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, या फिर सर्कल के अलावा क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चंस,
इन सब टॉपिक को जो मतलब जो एडवांस मैथ्स का टॉपिक होता है उनको मैं अच्छे से कंप्लीट करूँगी। और अभी मैं बैक टू बैक क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा, मज़ा छोड़िए हटाइए, मुझे ऐसा लगा था कि मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ, क्योंकि जब आप क्लास 10th के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको यही फील आएगा कि अरे हाँ, ये सब हम कितना मेहनत से बनाया करते थे जब हम क्लास 10th में थे तो, और मैं पढ़ाई पर कितना ज़्यादा ध्यान देते थे। ये सारी चीज़ें आपको ना रिकॉल होने लग जाएंगी। शाम के 4:20 हो गए हैं और आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बट ये मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं लॉन्ग मेथड से कर रही हूँ, जैसे मैं सब स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाती थी वैसे। और ये बहुत मतलब ऐसा नहीं लगा मुझे कि ये बहुत ज़्यादा टफ है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि चलो हाँ, ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं और मतलब ईजी थे, मतलब ऐसे बन जा रहे थे। मतलब आज मैं आइडेंटिटी सॉल्व कर रही थी ट्रिग्नोमेट्री का, तो लगभग सभी क्वेश्चन मेरे से बन गए। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं जो भी एनसीईआरटी का पोर्शन है 9-10 का, ये तो क्लास 10th का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 9 में ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ जो क्लास 9-10 का जो भी पोर्शन है उसको मैं अच्छे से एक एक बार बना लूँ खुद से भी। मतलब मान लीजिए मैं कोचिंग भी मतलब ज्वाइन करती हूँ, फिर भी मैं मतलब एक बार खुद से बनाऊंगी, क्योंकि जब हम खुद से बनाते हैं तो श्योर होते हैं कि हमें कितना कुछ आता है। तो आज तो मैथ्स बना के बहुत मज़ा आया मुझे, और देखते हैं आगे मैं पढ़ाई करूँगी या नहीं, ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी मैंने बहुत देर तक मैथ्स बनाया है। और मैथ्स बनाने में वैसे तो मुझे थकान नहीं लगती है, बट अभी थोड़ी मुझे भूख लग रही है, तो अभी मैं ये फ्रूट्स खा लूँगी और इसके बाद देखती हूँ अगर मन करेगा तो नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में पढ़ाई करूँगी, नहीं तो फिर शाम का काम वगैरह करने लग जाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसके बाद मैं छत पे आ गई थी थोड़ा सा ऐसे ही फ्रेश होने के लिए, क्योंकि अभी बारिश जस्ट बंद हुई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था मौसम बाहर का। और मेरा फेवरेट मौसम जो है वो बारिश का ही है, इसलिए मैं बारिश को सच में हमेशा एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ लास्ट स्टडी स्लॉट में, और मैं सोच रही थी कि अभी मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। फिर बीच में यूट्यूब देखा तो पता चला कि नहीं भाई, डेट भी रिलीज़ हो गए एग्ज़ाम्स के, तो पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ना मैं ये एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, तो जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे तो पहले वहाँ से सॉल्व करना मैंने स्टार्ट किया है। तो आज मैंने केमिस्ट्री का क्वेश्चन लिया है, तो केमिस्ट्री के कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी, जितना भी हो पाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी खुद को, क्योंकि अब मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मैंने लगभग 1 घंटे तो पूरा नहीं ही कहिए, मतलब 50 to 55 मिनट्स तक मैंने सॉल्व किया होगा। और इसके बाद मुझे घर का भी काम करना था। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया, पता है क्या, कि एसएससी सीजीएल में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बहुत अच्छे खासे हाई लेवल के थे। मीन्स कि 11th-12th के क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसे नहीं था कि इजी क्वेश्चन। मतलब लास्ट क्वेश्चन देखिए था कि स्कैंडियम के कितने आइसोटॉप्स हैं। तो बताइए, स्कैंडियम के बारे में तो हम क्लास 10 तक पढ़ते नहीं, क्लास 10 तक तो हम मैक्सिमम कैल्शियम तक पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया 11th-12th का बात। तो मान लीजिए मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स था तो मैंने तो ये क्वेश्चन को मार्क कर भी दिया, बट और अदर स्टूडेंट तो नहीं कर पाएंगे ये क्वेश्चन को मार्क। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।